Hello students, hope you all are fine. So today we will start reproduction in organism, the first chapter of 12th science biology. आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आपने देखा होगा कि 12th बायोलॉजी में टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल 5 यूनिट्स हैं 12th बायोलॉजी में. फर्स्ट यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या है और हमें रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? क्यों कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, और तभी ऐसा माना जाता है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हुई. दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ and it complete its life cycle. See, there are two terms, life cycle and lifespan. Confused मत होना. लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक साइक्लिक वे में लाइफ को कंप्लीट करना. लाइक हम एक जाइगोट से स्टार्ट होती है लाइफ हमारी, हम दूसरा जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, तब हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. लेकिन लाइफ स्पैन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. कीप इट इन माइंड, नेचुरल डेथ, यानी कि नेचुरली जो लोगों की डेथ होती है तब तक का जो ड्यूरेशन होता है हमारी बर्थ से, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो रही है या किसी डिजीज़ की वजह से किसी की डेथ हो रही है, तो उस तरह के लाइफ स्पैन, उस तरह के ड्यूरेशन को हम लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे. ओके, अब है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. तो देखो, रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. हमने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन नो डाउट एक मेजर प्रॉपर्टी है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. लेकिन रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कंपलसरी हो, जिसके बगैर कोई ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग नहीं बोल सकते, या वो सभी कैरेक्टरिस्टिक, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस जिसके बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलोगे, उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. But reproduction is not a defining property because all living organism do not reproduce. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, किसी न किसी रीज़न से वो स्टेराइल हो जाते हैं and they cannot reproduce but still they are living. ट्रांसजेंडर्स हैं, आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर्स होते हैं, they don't have a developed reproductive system and they cannot reproduce but still they are living. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी कारणवश रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन वो लिविंग होते हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते. ओके, अब है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए. आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, बहुत लोगों के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. क्या वो सभी लोग अभी हैं? नहीं हैं, वो सब अभी नहीं हैं, लेकिन हम तो हैं. वो भी होमोसैपियंस थे, हम भी होमोसैपियंस हैं. तो वो जो पहले के लोग थे वो चले गए, लेकिन वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके गए ताकि उनकी स्पीसीज जो है वो मेंटेन रहे. दैट मीन्स reproduction enables the continuity of species generation after generation. Organisms reproduce to maintain the continuation of species. अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अगेन दीज टू आर नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है.
रोज़ प्लांट का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, बट आप याद रखना 35 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है रोज़ प्लांट का मैक्सिमम। एंड राइस प्लांट जो है वो 3 to 7 मंथ की लाइफ स्पैन होती है उसकी। बनियान ट्री, आई होप यू रिमेंबर द ग्रेट बनियान ट्री, कहाँ पे प्रेजेंट है शायद आपको याद हो, नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, जो इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे एक जाइंट बनियान ट्री प्रेजेंट है। उसकी एज जो है वो मोर देन 250 ईयर्स है। और नॉर्मली बनियान ट्री की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 400+ ईयर्स में होता है। उसका कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि जो जाइंट बनियान ट्री है उसकी मेन स्टेम बहुत साल पहले ही डेड हो चुकी है, मेन स्टेम उसका नहीं है। इसके बावजूद उसके मोर देन 250 ब्रांचेज हैं एंड इट्स लाइक अ फॉरेस्ट। इसके बाद देखो अब बनाना ट्री है जो 2 to 3 ईयर्स होता है। आपको पता होगा कि बनाना अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्रूट देता है। देन डॉग, जो कि मैक्सिमम 22 ईयर्स की लाइफ स्पैन यहाँ बताई गई है। लेकिन डॉग में बहुत सारे ब्रीड होते हैं और हर एक ब्रीड की लाइफ स्पैन अलग होती है। लाइक डॉग की कुछ ब्रीड ऐसी भी हैं जो 2 to 3 ईयर्स ही सर्वाइव करती हैं, जिनको लोग मोस्टली पेट के फॉर्म में रखते हैं घर में। उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स ऐसी लाइफ स्पैन भी होती है डॉग की, बट एवरेज जो देखा जाए तो 22 ईयर्स की लाइफ स्पैन है। बटरफ्लाई जो है वो 1 to 2 वीक्स ही सर्वाइव करती है। फ्रूट फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए। जेनेटिक्स में बहुत कुछ बताया गया है। इनफैक्ट जेनेटिक्स की जो स्टडी है वो बहुत हद तक बेस्ड है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। इसकी लाइफ स्पैन होती है 2 वीक्स की। पैरोट 140 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है, बट एवरेज जो पैरट हम देखते हैं उसकी लाइफ स्पैन अप टू 60 ईयर्स ही होती है। कुछ ब्रीड है पैरट की, लाइक मैकाक वगैरह है, उनकी लाइफ स्पैन 140 ईयर्स के आसपास होती है। क्रोकोडाइल अप टू 60 ईयर्स एंड फॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग ऑल्सो सर्वाइव ऑफ 60 ईयर्स। हॉर्स 40 to 50 ईयर्स के होते हैं। टॉर्टोइज की लाइफ स्पैन 100 to 150 ईयर्स की होती है। एक क्रो 15 ईयर्स सर्वाइव करता है। काऊ की लाइफ स्पैन 22 ईयर्स की होती है और एक एलिफेंट 50 to 70 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो है वो अलग होती है। देखिए कुछ डिकेड्स पहले, नॉट कुछ सालों, बहुत पहले की बात है, जब इंसानों की जो लाइफ स्पैन होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, 70-80 ईयर्स होता था। उससे भी पहले आप जाओ, जो हम लोग पढ़ते हैं, रामायण का एरा पढ़ते हैं, महाभारत का एरा पढ़ते हैं, ये वो टाइम था जब उस टाइम के जो ऋषि मुनि होते थे उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती थी, मोर देन 100 ईयर्स उनकी लाइफ स्पैन होती थी। तो ऐसा क्यों समय के साथ इंसान की लाइफ स्पैन जो है वो कम होती चली गई? पहले मोर देन 100 ईयर्स थी, 90 पे आए, 80s में आए, 70s में आए, और अभी हमारी लाइफ स्पैन जो है वो 60s में चल रही है। हमारी लाइफ स्पैन समय के साथ बहुत ही डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो गई है। पहले के लोग जो थे वो, उनको पहले पॉल्यूशन नहीं था, हवा शुद्ध थी, वाटर प्योर मिलता था, उनका डाइट जो था वो प्योर होता था, वो फ्रूट्स खाते थे या फ्रेश जो चीज़ें होती थी वो खाया करते थे। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बदल चुकी है। न हमें प्योर एयर मिल रहा है, न प्योर वाटर मिल रहा है। नो डाउट इसके लिए ज़िम्मेदार हम खुद हैं, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। ह्यूमन की स्पीसीज है, उसने ही अर्थ को ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पैन कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। अभी भी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप लोग योगा के बारे में जानते होंगे। योगा एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिससे हमारी लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, या अगर इंक्रीज़ ना भी हो तो एटलीस्ट हम जब तक सर्वाइव करेंगे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो कंक्लूज़न यही है कि लाइफ स्पैन ऑल्दो एक एवरेज है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी के अपनी लाइफ स्पैन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, फिजन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था कि स्टारफिश के जो ट्यूब फिट होते हैं, जब वो उसकी बॉडी से सेपरेट हो जाता है तो एक फिट 4 न्यू फिट को डेवलप करता है,
और एक न्यू स्टारफिश बन जाता है। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम रीजेनरेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ हम देखते हैं फीजन। फीजन जो है बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। इसके बाद है आपका बडिंग। बडिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंडोजेनस बडिंग एंड एक्सोजेनस बडिंग। और फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। प्लांट्स में भी होता है और कुछ एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे गए हैं। और स्पेशल चीज़ ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से बने हुए हैं और उनका जो जीनोम होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा उनके पेरेंट का होता है। तो सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर होने की वजह से हम इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन बोलते हैं, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। ओके, नाउ सी fusion. So in fusion a cell divides into 2 parts or many parts. In short, fusion जो है वो एक नॉर्मल सेल डिवीजन है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इमॉर्टल होते हैं। पहले भी हमने 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जब हम क्या बोलते हैं विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। उस टाइम पे मोनेरा में भी हमने पढ़ा था ये चीज़ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल माना जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो फ्यूजन है। फ्यूजन यानी कि सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो डिवाइड होकर के ऑफस्प्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो ख़त्म नहीं होती। अगर सेल की डेथ हो जाती है तो आप बोलोगे कि चलो उसकी डेथ हो गई, लेकिन यहाँ डेथ नहीं हो रही है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अ सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स ऑफस्प्रिंग्स, इट्स नॉट वैनिस्ड। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती और उनको इमॉर्टल माना जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूजन जो है वो 2 तरह के हो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। Binary fusion is again of 3 types. That's not written, but you can write down. Binary fusion is of 3 types: simple binary fusion, transverse binary fusion, and longitudinal binary fusion. सिंपल बाइनरी फ्यूजन जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, अमीबा में जो है वो सिंपल बाइनरी फ्यूजन आपको दिख रहा है कि अमीबा एक सेल से डिवाइड होकर के 2 सेल्स में बन रहा है और ये 2 डॉटर सेल्स वो प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर डिवीजन। सेकेंड, आप पैरामीशियम में देखो तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन शो कर रहा है। पैरामीशियम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और तीसरा एग्जांपल इसमें आता है यूग्लिना का, एंड दैट्स आल्सो नॉट गिवन हियर। तो यूग्लिना जो है वो डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली, इसलिए उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इसके अलावा आप देख सकते हो मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम एज वेल एज मल्टीपल फ्यूजन इन अनसिस्टेड अमीबा। प्लाज्मोडियम में जो फ्यूजन होता है वो मल्टीपल होता है, यानी कि एक डिवीजन से प्लाज्मोडियम जो है बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग में देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यीस्ट में बडिंग शो कर रहे हैं, हाइड्रा में, एंड गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि बडिंग जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक्सोजेनस बडिंग एंड एंडोजेनस बडिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये बड क्या है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि बड लिखा हुआ है। तो ये बड एक्चुअली में है क्या? तो बड इज एन ऑड ग्रोथ made up of nutritive material, and when it get detached from the parent body it develops into a new individual। यानी कि बर्ड जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो एक आउटग्रोथ है जो कि जब पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीस्ट में और हाइड्रा में, इन दोनों में हमें बॉडी के बाहर
बर्ड दिख रहा है। ओके, तो इस तरह के बर्ड जो है इसको हम बोलते हैं एक्सोजेनस बर्ड। जबकि आप देखोगे यहाँ पे स्पॉन्जेस में जो बर्ड्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर हैं। इस बर्ड को हम बोलते हैं एंडोजेनस बर्ड, या यहाँ पे इसको आप जेम्यूल्स भी बोल सकते हो। और ये बर्ड जब बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है कि हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा हुआ है कि एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, मल्टीपल पार्ट्स हैं उसमें, स्टामेन होता है। तो फ्लावर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर फ्लावर के अलावा कोई और पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन and these propagules could be a bud, rhizome, adventitious bud, bulbils, offsets, runners, suckers, tubers और bulb। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में भी बताया गया है आपको पोटैटो। देखो पोटैटो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हमारी किचन में प्रेजेंट होता है। पोटैटो सबसे कॉमन जो है वेजिटेबल है, किसी के भी घर में अवेलेबल होता है। तो आप देखना जब पोटैटो कुछ ओल्ड हो जाता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो आप ध्यान देना उसमें ग्रीनिश कलर के छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। और यही आइज ऑफ पोटैटो जो है, जब आप उसको थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में पोटैटो को कट करके ग्राउंड में या गार्डन में आप उसको प्लेस करोगे तो वो सभी जो आइज हैं वहाँ से रूट डेवलप होंगी, और जितने आपने पीसेस उसके गार्डन में लगाए हैं उतने प्लांट्स वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जिंजर का। सी, जिंजर एंड टर्मरिक दे बोथ हैव राइजोम्स, एंड राइजोम्स आर द अंडरग्राउंड स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये जो राइजोम्स हैं, ये राइजोम्स को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके सॉइल में प्लेस करें तो इससे भी न्यू प्लांट डेवलप हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बल्बिल्स। अगेन प्लांट बहुत कॉमन है, एलोवेरा आपके घर में अवेलेबल होगा, एलोवेरा आपने देखा होगा। तो एलोवेरा के प्लांट में आप ध्यान देना, सेंटर में जो थोड़ा स्वलन सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा देख के आपको लगेगा कि वहाँ पे बहुत सारा फूड स्टोर कर रखा है प्लांट ने, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बल्बिल। और इस तरह के स्ट्रक्चर को जब हम वहाँ से रिमूव करके दूसरे पॉट में लगाएंगे तो वहाँ पे वो एक न्यू प्लांट डेवलप करेगा, और इसलिए बल्बिल्स जो हैं वो अगेन प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, ब्रायोफाइलम की लीफ। ओके, ब्रायोफाइलम की लीफ जो है बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा एक ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो कि ब्रायोफाइलम की लीफ में क्या होता है कि चाहे ये लीफ प्लांट से अटैच हो या ग्रीन लीफ प्लांट से डिटैच हो जाए, सॉइल के कांटेक्ट में जैसे ये आते हैं, कुछ टाइम तक सॉइल के कांटेक्ट में रहने के बाद जितने भी इसके लीफ के मार्जिन्स आपको दिख रहे हैं, इन लीफ मार्जिन्स से रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं, और यहाँ से फिर न्यू प्लांट्स आ जाते हैं। ओके, तो ब्रायोफाइलम में लीफ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो वाटर हाइसेंथ। सी, वाटर हाइसेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, हमने इसके बारे में भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इसको टेरेड ऑफ बंगाल बोलते हैं, शायद आपको याद हो, बताया हुआ है मैंने कि जो वाटर हाइसेंथ है ये आउट ऑफ इंडिया से लाया गया था। जो गवर्नर थे वो लेकर के आए थे वाटर हाइसेंथ के फ्लावर के कलर को देख करके, जो ब्लूइश पर्पलिश फ्लावर होता है इसका, वो फ्लावर देख करके उनको बहुत अच्छा लगा था और वो लेकर के आ गए थे। और ये प्लांट इतना रैपिड ग्रोथ शो करता है कि इसकी वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत सारे पॉन्ड में फिश की डेथ हो गई थी, इसलिए इसको टेरेड ऑफ बंगाल कहा जाता है। ओके, तो ये सभी ये जो वाटर हाइसेंथ के प्लांट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्पेशल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको बोलते हैं हम ऑफसेट्स। और ये ऑफसेट्स जो है जब प्लांट से डिटैच होते हैं तो ये फर्दर न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से
ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं प्लांट को, और इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, रनर्स, सकर्स, ट्यूबर एंड बल्ब। सी बहुत सारे और भी प्लांट है, जैसे कि आपने अगर कभी गार्डन में ग्रास को ऑब्जर्व किया हो, आप देखोगे कि एक जगह पे एक घास रहता है और कुछ टाइम के बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी एरिया में वो घास जो है वो कवर कर लेता है। तो ग्रास का जो इतना रैपिड ग्रोथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रासेस जो होती है वो रनर्स होती हैं, उनके स्टेम से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, और जैसे जैसे स्टेम जो है वो नीचे ले डाउन करती है, वहाँ से रूट डेवलप करते हैं, वो फैल जाती हैं सब तरफ। इसलिए ग्रासेस में जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू रनर्स होता है। इसके अलावा मिंट प्लांट में सकर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फिर आप देखोगे ओनियन में जो रिप्रोडक्शन है वो बल्ब के थ्रू होता है। जिंजर का जो रिप्रोडक्शन है वो ट्यूनिकेटेड बल्ब के थ्रू होता है। तो ये सभी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं प्लांट को, और इस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ओके, again you can see the same thing, water hyacinth. Here you can see clearly the plant of water hyacinth and leaf of bryophyllum. Okay, that's all about asexual reproduction. Okay, आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।